तो हम देख बात कर रहे थे कि रिएक्शन रेट्स की बात कर रहे थे, तो इसमें से मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं याद, मैं आपको बता रही थी। लेकिन इसमें से उसने एक एमसीक्यूज जो है वो पूछा हुआ था कि स्लो रेट जो है वो रिएक्शन कौन से होते हैं, तो उसमें डिफरेंट उसने ऑप्शंस दी हुई थी। तो आपको उस ऑप्शंस में से आपने इसको देख लेना है कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं जो स्लो रेट होता है रेट पे होते हैं, तो वो फिर आपने याद रखना है उनको। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब फैक्टर्स जो हैं वो कैसे इफेक्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को, तो कोई बता सकता है आप में से जो फैक्टर्स हैं? अगर हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन जो है वो फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है या मॉडरेट हो रहा है। इसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो रिएक्शन स्लो होगा। सी आप कोई बता सकता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो रिएक्शन स्लो क्यों होगा? हम्म, किसी को पता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले रिएक्शन जो है वो स्लो क्यों होते हैं? जर्नल्स है, कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी को पता है तो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो इसलिए स्लो होते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, उनमें फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो जल्दी ब्रेक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। वीक बॉन्ड होगा तो जितनी जितना वीक बॉन्ड होगा उतनी जल्दी ब्रेक करेगा, उतनी हमारा जो है फास्ट वो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम, जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे जो है वो स्लो होता जाएगा। स्टार्ट में क्यों 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 होता जाएगा, किसी को पता, कोई बताएगा यहाँ पे मुझे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टार्ट में इंक्रीज कर रहा होता है और एंड पे जाके डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है टाइम जैसे जैसे ज्यादा होता जाता है, क्यों होता है ऐसे? चलने कोई भी नहीं बताना चाह रहा। तो यहाँ पे ये है हमारे पास कि जब स्टार्ट में जो है ना हमारे पास रिएक्टेंट की जो है कंसंट्रेशन वो ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से रिएक्शन जो होता है ना वो ज्यादा तेजी से होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रिएक्शन कम होना, सॉरी, कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो कम होना शुरू हो जाती है, तो हमारा रिएक्शन भी जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, जितनी कंसंट्रेशन की जो है ठीक है। फहद ने बताया हाई टेम्परेचर, जी बिल्कुल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, हमारा रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा, टेम्परेचर इफेक्ट करता है रिएक्शन को। तो यहाँ पे हम जाते हैं टेम्परेचर पे भी हम जाएंगे, पहले हम देख रहे थे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को, ठीक है। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स जितने ज्यादा होगा, जितनी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन है किसका, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया भी करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल में कोलेजन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया का भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितने सरफेस एरिया कम होगी उतनी कोलेजन्स कम होगी, रिएक्शन का रेट जो है वो उतना ही कम होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट भी जो है वो अब हम कोई कुछ ऐसा होता है कि हम रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट भी यूज करते हैं और रिएक्शन की स्पीड को कम करने के लिए भी कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो जो रिएक्शन को हम करते हैं उसके लिए इंक्रीज करने के लिए उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन को हम डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो किस टाइप का है, और हमने मतलब कि उसको स्पीड अप करना है या स्लो करना है, तो फिर हम उसके हिसाब से जो है वो कैटलिस्ट जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की आगे फहद ने बात की थी, तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा कोलेजन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर जो है उसका भी रिलेशन है किसके साथ, डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, ठीक है। और इसके बाद रेडिएशन का जो है वो भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन के साथ जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन जैसे ज्यादा होंगी उतना ही रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर्स थे।
जो क्या इफेक्ट कर रहे थे, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी की कोई डेफिनेशन बताएगा? मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी जो है हमारे पास, वो कहते हैं नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो क्या कर रहे होते हैं, रिएक्शन में टेक हिस्सा ले रहे होते हैं। सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी रिएक्शन सिंपल लिखा हुआ है सामने, ठीक है, हम उसमें देख के बता सकते हैं कि उसमें जो है हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स, वो कितने, सॉरी, मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास है H2 हमने देखा था, +I2, ठीक है, तो ये क्या बना रहा था, 2HI, ठीक है। तो अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स, हम रिएक्शन को सिंपली देख के बता सकते हैं कि इसमें दो जो है वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखते साथ बता दिया, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं था। आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या था, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने कहा था कि हम उसको एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जीरो है, फ्रैक्शनल है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी सिंपल, हमारे सामने रिएक्शन लिखा हुआ आया, हमने देख के क्या बता दिया कि ये है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है इस रिएक्शन में, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है थ्योरेटिकल वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। होल नंबर होगा हमेशा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जीरो फ्रैक्शनल ये नहीं होंगे। मॉलिक्यूलैरिटी जीरो फ्रैक्शनल नेगेटिव नहीं होगी, ये हमारे पास होल नंबर होगा। और ये रिएक्शन रेट को डिटरमाइन नहीं करती, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करता है। मॉलिक्यूलैरिटी हमें कभी भी नहीं बताएगी कि रिएक्शन रेट जो है वो क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है कम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप। हमने देखा था एलिमेंट्री रिएक्शन और कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होते हैं, तो जारी सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन कम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है हमारे पास, हमने कहा एक हमारे पास फास्ट स्टेप होता है, एक स्लो स्टेप होता है। तो हमारा जो है रेट किस पे डिपेंड कर रहा होता है, स्लो स्टेप पे। तो कम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी। ये चीज आपने, कम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप पे जो है वो रिलाई करती है। आगे उसके बाद है हमारे पास कोलेजन थ्योरी, ठीक है। कोलेजन थ्योरी जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो कोलेजन थ्योरी कोई बताएगा मुझे यहाँ पे चैट में कि कोलेजन थ्योरी जो है वो हमें क्या बताती है, या कोई बेसिक सी कोई जनरल डेफिनेशन कोई बताना चाहे। अ, कोई भी नहीं बताना चाह रहा यहाँ पे। कुलियन थ्योरी जो बेसिकली है वो हमारे पास क्या है, रिएक्शन जो होता है इफेक्टिव कुलियन की वजह से जो हमारे पास हो रहा होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं कुलियन थ्योरी बोलते हैं। क्या, रिएक्शन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव कोलियंस बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, कुलियन थ्योरी है। रिएक्शन जो हमें भी पता है कि इफेक्टिव कुलियंस होंगी तो रिएक्शन होगा, ठीक है। इफेक्टिव कुलियंस ही नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। तो जो ये कोलेजन्स होती हैं इसको हम बोलते हैं कोलेजन थ्योरी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, रिएक्शन हो रहा होता है। तो अब कोलेजन थ्योरी के लिए बेसिक जो दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए होती है, ठीक है, और एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए। तो सबसे पहले जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स वाई, और एक्स वाई यहाँ पे ये क्या है, प्रॉपर अरेंज है, इनको क्या है, प्रॉपर जो है वो एनर्जी मिल रही है। अ, यहाँ पे इन, ये देखें प्रॉपर ओरिएंटेशन है एक इनमें, इधर से भी, ठीक है। तो ये आगे जाके इफेक्टिव कोलिजन जो होंगी इनके बिटवीन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होगा, अब यहाँ पे ये एक्स यहाँ पे है, और ये देखें अब इस एक्स को तो यहाँ से तो ठीक है, लेकिन ये वाला एक्स और ये वाला वाई तो ठीक है, इनको तो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही ना। तो इस तरह फिर ये क्या होगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इनकी इनइफेक्टिव कोलेजन होंगी। इनइफेक्टिव कोलेजन होंगी तो कोई भी रिएक्शन जो है वो हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमारे पास होना जरूरी है किसका,
प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है, तो जिसकी वजह से क्या होगी, इफेक्टिव कोलिजन्स होगी तो हमारा रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, वो हमें क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू हैव इफेक्टिव कोलिजन। इन इफेक्टिव कोलिजन्स को करने के लिए जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है, जो एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पोजेस कर रहे होते हैं, वो हमारी क्या होती है, थ्रेश होल्ड एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मोर देन एवरेज एनर्जी, ठीक है। थ्रेश होल्ड एनर्जी है वो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो कौन पोजेस कर रहे हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारी होती है वो है हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मोर देन एवरेज एनर्जी। और होती मिनिमम एनर्जी है, लेकिन ये है कि एवरेज एनर्जी से ये हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि थ्रेश होल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्लो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था, इसको हमने डिस्कस किया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये ओवरऑल जो है वो चैप्टर का ओवर हमने इसको गो थ्रू कर लिया। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अब कोई मेन टॉपिक जो है वो रह गया है पीपीएससी के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से। तो फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कुछ है इशू तो वो पूछ सकता है यहाँ पे। चलें, बेहतरीन। अच्छा, किसी का कोई मैडम क्वेश्चन? मैडम ने बेहतरीन डिलीवर किया है, क्योंकि साथ के साथ आपने ये भी बताया कि पास पीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से आया हुआ था क्वेश्चन। जी। हाँ, इस चैप्टर में एमसीक्यूज जो है वो रिपीट, हम्म। तो जितने भी हुए थे वो मैंने सारे इनको बताए हैं, इसी step में से हुए हुए हैं डिस्कस, तो वो इस चीज को ठीक है। क्लियरली देख लें। अब वो उसमें से तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये है कि रिलेटिव बेस से पूछ सकता है क्योंकि वो कहीं नहीं जाएगा। उसी तरह से आते हैं ना, उन्हीं डोमेन से। अगर क्वेश्चंस एक दो पता लग जाएं तो हमें पता लग जाता है जी पीपीएससी में जी किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जी सर। चलें, मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये ऑनलाइन वाले जो ऑडियंस होते हैं, ये अमूमन, क्योंकि घर होते हैं, कोई बैकग्राउंड पे शोर होता है, इसलिए अनम्यूट नहीं जी होते अमूमन। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई सेपरेट रूम वगैरह मिला होता है, जो बड़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो बहरहाल हमारा जो पैटर्न है, जी हमारा जो जनरल पैटर्न है, चाहे हम वो पीपीएससी के वन पेपर एग्जाम्स की तैयारी करवाएं, या फिर हम ईएसटी की तैयारी करवाएं, ईएससी की, हमने एडीएसएफ का बैच भी था हमारे पास, एसडीओ का बैच भी था। तो हमारा पैटर्न ये होता है कि हम टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। टेस्टिंग जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आपका एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड ही होना है। फॉर एग्जांपल, आज जो कुछ भी मैडम ने पढ़ाया है, कल इसी में से एमसीक्यूज का आपका टेस्ट होगा। जो भी स्टूडेंट्स इनरोल हैं, उनका इसी तरह से टेस्ट होगा डेली बेस पे, चाहे वो जोलॉजी का हो या बॉटनी के लेक्चर्स हों या केमिस्ट्री के। तो डेली बेस पे जो टेस्ट होगा, उसके बाद जब वीक एंड होता है तो मंडे को कंप्लीट जितना पढ़ लिया उसमें से फिर टेस्ट होता है। इस तरह आपकी एक रूटीन बन जाती है, और बार बार जब आप टेस्ट देते हो तो आपको फिर एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा लगता है कि फेमिलियर ही है। देखें, एक चीज याद रखें, सिलेबस हर चीज वही होती है। ठीक है, जो भी आप, माशाल्लाह सब मास्टर्स होंगे यकीनन, जिस सब्जेक्ट में भी हैं आप हैं, मास्टर्स ही होंगे। क्लास आपको क्या देती है? क्लास आपको डिसिप्लिन देती है प्लस प्रैक्टिस देती है। ठीक है, आपको पता है कि आज ही क्लास होनी है, तो आप बैठोगे क्लास लेने, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डिस्कशन करोगे, ग्रुप ज्वाइन करोगे, तो आपस में सब एक दूसरे से डिस्कशन कर सकोगे, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे। फिर उन्हीं में से आपके टेस्ट होंगे, आप डेली बेस पे टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, वो आपकी एक मजबूरी बन जाएगी कि हाँ भाई, क्लास भी होगी, टेस्ट भी होगा, चलो दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी तैयारी हो जाती है। बाकी कंपटीशन के एग्जाम्स में यही होता है कि जितना भी आप पढ़ें, आप
अपने कंपटीटर की निस्बत ज़्यादा तैयारी करें। मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो ये स्क्रीन पे आपके नंबर शो हो रहा होगा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।